बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम चौथा लेसन पढ़ चुके हैं फर्स्ट एड। आज उसकी एक्सरसाइज में जो ग्रामर की कुछ पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करना है। सबसे पहले आपके सामने एडवर्ब नज़र आ रहे हैं आपको, लेकिन आज हमारा जो लेसन है वो थोड़ा एडवांस लेवल का है, यानी आज हमने पोजीशन ऑफ एडवर्ब को डिस्कस करना है। उससे पहले थोड़ा सा आपको ओवरव्यू एडवर्ब के बारे में दे देता हूँ। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एडवर्ब पिछली क्लासेस में कि क्या होते हैं। एडवर्ब जो है वो, जैसा कि इसके नाम से भी जाहिर है, कि वर्ब के मीनिंग में एडिशन करता है। तो ये वर्ब के मीनिंग में भी एडिशन करता है इन सम केसेस। कभी कभार ये दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है और कभी ये दूसरे एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। मिसाल के तौर पर जब हम कहते हैं ही इज़ प्लेइंग हैप्पीली, तो यहाँ हैप्पीली ने इसके एक्शन को यानी वर्ब को क्वालिफाई किया है। अगर हम ये कहें कि ही इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट, तो यहाँ पे इसने गुड को क्वालिफाई किया है और वेरी यहाँ पे एडवर्ब है। तो गुड जो है वो एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ वेरी ने गुड को क्वालिफाई किया है, तो इसका मतलब है कि वेरी एक एडवर्ब है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। जैसे एक आम फ्रेज़ आप यूज़ करते हैं, थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू वेरी मच में वेरी जो है वो एडवर्ब है और मच भी एडवर्ब है। तो एक एडवर्ब ने दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई किया। अब आप देखें कि जो पोजीशन होती है एडवर्ब की, वो भी आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, उसको ठीक रखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए आपने ये ज़हन में रखना है कि इस एडवर्ब की जो पोजीशन है वो भी ठीक होनी चाहिए। देखिए एक्सरसाइज, आई एम हैप्पी व्हेन इट्स माय बर्थडे। तो आई एम ऑलवेज हैप्पी व्हेन इट्स माय बर्थडे। आई एम ऑलवेज हैप्पी व्हेन इट्स माय बर्थडे। नंबर 2 है, माय ब्रदर गेट्स अप एट 6 o'clock फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एज ही गोज जॉगिंग। तो माय ब्रदर ऑफन गेट्स अप एट 6 o'clock फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एज ही गोज जॉगिंग। नंबर 3 है, ही वेंट टू द मार्केट लास्ट नाइट। तो ये जो लास्ट नाइट है ये यहीं पे ही आएगा। आप ब्रैकेट्स रिमूव कर देंगे तो आपका सेंटेंस ठीक होगा। हैव यू बीन टू हुंजा वैली। तो हैव यू एवर बीन टू हुंजा वैली, इसका मीनिंग है कभी आप हुंजा वैली गए हैं। द बर्ड्स वर चर्पिंग ब्यूटीफुली, तो ये ब्यूटीफुली भी इसी तरह इसी जगह पे आएगा। आई एम वेटिंग फॉर खालिद टू अराइव। आई बीन वेटिंग फॉर ओवर 20 मिनट्स। तो यहाँ आई एम स्टिल वेटिंग फॉर खालिद टू अराइव। आई हैव बीन वेटिंग फॉर ओवर 20 मिनट्स। ही सॉ अ ब्लाइंड बैगर इन द मार्केट। तो ये इन द मार्केट इसी जगह पे आएगा। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इन द मार्केट। अगला इसका पोर्शन देखें तो हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। आज हम ये देखते हैं कि एडवर्ब फ्रेज क्या होता है। तो एडवर्ब फ्रेज उस फ्रेज को कहते हैं, ऊपर देखें तो ऊपर आपको एक्सरसाइज में कुछ एडवर्ब्स नज़र आते हैं और कुछ एडवर्ब फ्रेजेस नज़र आते हैं। एडवर्ब फ्रेज वो होता है जो एडवर्ब की जगह पे आता है। जैसे इधर दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, ही वर्क्स केयरफुली। तो ये एक एडवर्ब है, वर्क्स केयरफुली। दे रेस्टेड एट सनसेट। देखिए ये एक एडवर्ब फ्रेज बन गया है क्योंकि उसने एडवर्ब का ही काम किया है, इस वजह से इसको एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। इन एग्जांपल ए, केयरफुली इज एन एडवर्ब। इन एग्जांपल बी, एट सनसेट इज एन एडवर्ब फ्रेज व्हिच डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। तो जो एडवर्ब का काम करता है वो फ्रेज जो एडवर्ब का काम करे उसको एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। अब इसकी एक्सरसाइज आगे देखिए, आपको ये चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। जैसे ये जो वर्ड्स आ रहे हैं आगे, इसमें आपको फ्रेजेस नज़र आ रहे हैं। इन फ्रेजेस को हमने एक एक सिंगल एडवर्ब से रिप्लेस करना है। नंबर 1 है, आवर टीचर वांटेड दैट वर्क टू बी डन विदाउट डिले। विदाउट डिले के लिए क्या वर्ड यूज़ होगा? इमीडिएटली। आवर टीचर वांटेड दैट वर्क टू बी डन इमीडिएटली। नंबर 2 है, शी इज़ विदाउट डाउट द मोस्ट
caring person I have met. तो विदाउट डाउट के लिए यूज होता है अनडाउटेडली, अनडाउटेडली, DOUBT, डाउट, इसमें बी साइलेंट है। जब हम इसका सिंगल एडवर्ब बनाएंगे विदाउट डाउट का तो वो होगा अनडाउटेडली। नंबर 3 देखें, दिस प्लांट फ्लावर्स वंस एवरी ईयर। तो ये वर्ड आप वैसे भी यूज करते हैं, वंस एवरी ईयर जो चीज होती है उसको कहते हैं एनुअल। तो अब एनुअल को हमने एडवर्ब बनाना है तो वो LY इसके बाद लगा देंगे तो एनुअली बन जाएगा। दिस प्लांट फ्लावर्स एनुअली। नंबर 4 देखें, यू शुड कंप्लीट द वर्क इन अ वाइल, इन अ वाइल। यू शुड कंप्लीट द वर्क शॉर्टली, shortly, SHORTLY, shortly. नंबर 5 देखें, the two old friends met each other by accident, met each other by accident, by accident ये एक फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, इसको हमने एक वर्ड में चेंज करना है तो वो होगा accidentally, accidentally, the two old friends met each other accidentally. नेक्स्ट जेरेंड और इन्फिनेटिव्स हैं। जेरेंड इन्फिनेटिव हम पढ़ चुके हैं, अब इनकी ये देखना है कि किस जगह पे जेरेंड और किस जगह पे इन्फिनेटिव यूज होता है। उससे पहले आपको थोड़ा सा ये बता दें जेरेंड क्या होता है। जेरेंड जो है ING फॉर्म ऑफ वर्ब होती है जो नाउन के तौर पर यूज होती है, और इन्फिनेटिव जो है वो बेस वर्ब होता है, जैसे टू के साथ टू गो, टू फ्लाई, ये इन्फिनेटिव होता है। तो कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें जेरेंड यूज होता है, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें इन्फिनेटिव यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखें तो इंजॉय के साथ हमने जेरेंड यूज किया है, से इंजॉय, सलमान इंजॉयज प्लेइंग टेनिस। यहाँ हम ये नहीं कहेंगे सलमान enjoys टू प्ले टेनिस। नेक्स्ट देखें फिनिश, मरियम फिनिश डूइंग हर होमवर्क। यहाँ हम ये नहीं कहेंगे मरियम फिनिश डूइंग हर होमवर्क, फिनिश टू डू नहीं कहेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, जमील हैज क्विट स्मोकिंग, हैज क्विट स्मोकिंग। क्विट के बाद हमने एक जेरेंड यूज किया है। यहाँ जेरेंड या ये जो ING फॉर्म है ये वर्ब के तौर पर नहीं यूज हो रही, बल्कि ये एक एक्शन के नाम के तौर पर यूज हो रही है, यानी एक नाउन के तौर पर यूज हो रही है, तो इसको हम जेरेंड कहते हैं। पुट ऑफ, पाशा ऑलवेज पुट्स ऑफ क्लीनिंग हिज रूम। पुट्स ऑफ, पुट ऑफ का मीनिंग होता है डिले करना, पोस्टपोन कर देना। नेक्स्ट वर्ड है पोस्टपोन, वी पोस्टपोन हैविंग द पिकनिक, वी पोस्टपोन हैविंग द पिकनिक। यहाँ पे भी हमने जेरेंड यूज किया, इन्फिनेटिव यूज नहीं किया। नेक्स्ट कॉलम देखें, राइट साइड पे जो कॉलम है जिसमें हम इन्फिनेटिव यूज किए हैं, तो ये जो वर्ब्स दिए हुए हैं बोल्ड में, इनके सामने हमने इन्फिनेटिव यूज किए हैं। जैसे होप है, आई होप टू लर्न जेरेंड्स, आई होप टू लर्न जेरेंड्स। यहाँ हम इन्फिनेटिव यूज करते हैं, जेरेंड यूज नहीं करेंगे। यूँ नहीं कहेंगे आई होप लर्निंग जेरेंड्स, बल्कि आई होप टू लर्न जेरेंड्स। एक्सपेक्ट, आई एक्सपेक्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। एक्सपेक्ट के साथ भी आप इन्फिनेटिव यूज करेंगे। प्लान, सारा प्लान्स टू अटेंड कॉलेज, प्लान्स टू अटेंड कॉलेज, तो टू अटेंड यहाँ इन्फिनेटिव है। इंटेंड, महक इज इंटेंडिंग टू गो, इंटेंडिंग टू गो, इंटेंड का मतलब होता है इरादा करना, तो इरादा कर रही है जाने का। मीन, ही मेंट टू से डियर नॉट डियर, तो फर्स्ट वाला डियर जो है वो डियर के लिए आता है जो हम लोगों के लिए यूज करते हैं, हाउ आर यू डियर। और जो सेकंड डियर है ये इसका मीनिंग है हिरन। तो यहाँ एक बॉक्स में कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। आफ्टर सम वर्ब्स, फॉर एग्जांपल begin, start, continue, like, love, hate, intend and prefer, you can usually use either a gerund or an infinitive. There is practically no difference in meaning. So sometimes using gerund or infinitive, it does change the meaning. So we have to be careful while using these two or choosing which one to use.
नेक्स्ट एक एक्सरसाइज है जिससे आपको और बेहतर आइडिया हो जाएगा कि हमने किसकी जगह पे क्या यूज़ करना है। We felt the plane shaking in the storm. We felt the plane shaking in the storm. तो shaking यहाँ पे gerund है. I've always disliked smoking. I've always disliked smoking. Smoking भी यहाँ gerund है. Where did you learn to speak French? Where did you learn to speak French? यहाँ infinitive to speak use करेंगे. Is the exhibition worth visiting? Is the exhibition worth visiting? यहाँ gerund use होगा. I don't mind getting up early. I don't mind getting up early. We'd love to come with you. We'd love to come with you. She seems to know the place. Next देखें. She seems to know the place. यहाँ knowing use नहीं करेंगे. She seems knowing the place. एक और एक्सरसाइज आगे देखें इसी की है. जेरंड और इन्फिनेटिव को हमने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें जेरंड कौन सा है और इन्फिनेटिव कौन सा है. जैसे माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन. तो ब्लीडिंग इसमें जेरंड है. स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग जेरंड है क्योंकि ब्लीडिंग यहाँ पे आप देख लें वर्ब के तौर पर यूज नहीं हो रहा बल्कि जेरंड के तौर पर यूज हो रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस देखें. टू क्लीन द एरिया अराउंड द वूंड यूज सोप और अ वॉश क्लॉथ. तो यहाँ वर्ड सेंटेंस शुरू ही टू से हुआ है. टू क्लीन. तो टू क्लीन एक इन्फिनेटिव है. नेक्स्ट देखें. नंबर 3. डोंट कीप चेकिंग टू सी इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड. डोंट कीप चेकिंग टू सी यहाँ पे इन्फिनेटिव है और ब्लीडिंग फिर यहाँ पे जेरंड है. 4 देखें. सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वूंड. तो यहाँ पे टू कीप आया है. ये टू कीप भी इन्फिनेटिव है. इफ अ रैश अपीयर्स स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट. इफ अ रैश अपीयर्स स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट. यहाँ यूजिंग स्टॉप के बाद जो वर्ड आया यूजिंग द ऑइंटमेंट ये जेरंड है. उसके बाद देखिए 6. If dirt or debris remains in the wound after washing, use tweezers cleaned with alcohol to remove the particles. तो ये to remove जो है वो आया है जेरंड के तौर इन्फिनेटिव के तौर पर और इसी में ये वॉशिंग आपको नज़र आ रहा है. वॉशिंग जो है इसी सेंटेंस में वो जेरंड है. नेक्स्ट पोर्शन देखिए. यह है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस. सब्जेक्ट इन द पैसिव सेंटेंसेस मे बी स्किप्ड. आपको पता है कि जब हम एक्टिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो एक्टिव सेंटेंसेस में आमतौर पर सब्जेक्ट जो है उसको मेंशन किया जाता है. एक्टिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट को मेंशन किया जाता है जबकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को मेंशन किया भी जा सकता है और उसको स्किप भी किया जा सकता है. इसीलिए इन्होंने लिखा है कि मे बी स्किप्ड. आप जो है वो इनफैक्ट तो पैसिव वॉइस बनाने का मकसद ये होता है कि आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने आ जाएं जिनमें सब्जेक्ट का पता ना हो, सब्जेक्ट का को मेंशन ना किया गया हो. तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो पैसिव वॉइस में बनाए जाते हैं. वो स्ट्रक्चर इस वजह से हमें सिखाया जाता है कि हम इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के काबिल हो जाए. जैसे आप ये देखें एक सेंटेंस आपके सामने है. यू मस्ट पुट आउट ऑल स्मोकिंग मटेरियल्स. तो यहाँ हम इसको यू को आखिर में भी लगा सकते हैं जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसको पैसिव बनाते वक्त
इसके आखिर में यू मेंशन करें, तो ये सेंटेंस इस तरह से भी बन सकता है, ऑल स्मोकिंग मटेरियल्स मस्ट बी पुट आउट। आजकल की जो ग्रामर बुक्स हैं, मॉडर्न ग्रामर बुक्स, उनमें आप देखेंगे तो वहाँ अगर उन्होंने बाय यू लिखा हुआ भी है तो उसके इर्द गिर्द ब्रैकेट डाली हुई है कि इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप इसके मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं तो इसमें बाय यू भी लिखा जा सकता है। अब दोनों सिचुएशंस में डिफरेंस ये है कि जब आप सब्जेक्ट को आखिर में मेंशन कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो एक्शन है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डूअर ऑफ एक्शन। सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ एक्शन और ऑब्जेक्ट जो है वो रिसीवर ऑफ एक्शन होता है। तो जब ऑब्जेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है तो हम आमतौर पर पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। एक ये, और दूसरा जब हमारे पास डूअर ऑफ एक्शन मेंशन नहीं किया जाता, फॉर एग्जांपल आपका सिलेबस चेंज हो जाता है तो आप कहते हैं द सिलेबस हैज़ बीन चेंज, यू डोंट नो हु हैज़ चेंज द सिलेबस। तो ऐसी सूरत हाल में आप सब्जेक्ट के बगैर वाला सेंटेंस जिसको पैसिव वॉइस सेंटेंस कहते हैं वो बनाते हैं। सेकंड सेंटेंस देखें, यू मस्ट फासन द सीट बेल्ट। यू मस्ट फासन द सीट बेल्ट। द सीट बेल्ट मस्ट बी फासनड। मस्ट बी फासनड। तो यहाँ भी बाय यू आप स्किप कर सकते हैं, इसलिए कि ये अंडरस्टूड है कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये जो आदमी इनको पढ़ रहा है उसी के लिए है। तो जहाँ अंडरस्टूड हो लैंग्वेज में, जहाँ जो चीज़ अंडरस्टूड हो उसको भी आप स्किप कर सकते हैं, इसलिए कि अंडरस्टूड चीज़ों को बार बार बताने से रिडंडेंसी एक लैंग्वेज में एक अच्छी क्वालिटी जो नहीं समझी जाती, कि जो चीज़ एक्स्ट्रा है, फालतू है, वो आप बार बार उसका ज़िक्र करते रहें तो वो अच्छी एक उसका एलिमेंट नहीं है लैंग्वेज का। नंबर 3 देखें, दे विल डेमोन्स्ट्रेट सेफ्टी प्रिकॉशंस। दे विल डेमोन्स्ट्रेट सेफ्टी प्रिकॉशंस। यहाँ आप यूज़ कर सकते हैं बाय देम, इसलिए कि यहाँ पे जो दे हैं उनके लिए एक बात कही गई है, सेफ्टी प्रिकॉशंस विल बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय देम। सेफ्टी प्रिकॉशंस विल बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय देम। ये जो सेंटेंस है ये देख लें फ्यूचर इंडेफिनिट का है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हम विल के बाद बी लगाएंगे। ऊपर वाले जो दो सेंटेंसेस हैं मस्ट वाले, तो ये जो आप 12 टेंसेस पढ़ते हैं उनमें से नहीं आए। ये एक जो वर्ब पैटर्न्स होते हैं अलग से, ये उस तरह के हैं, या ये मॉडल वर्ब इसमें यूज़ किए हुए हैं, तो ये उस तरह के सेंटेंसेस हैं, इनमें हम मस्ट के साथ बी लगा देंगे, विल के साथ भी हमने बी लगा दिया। थर्ड सेंटेंस देखें, यू शुड रीड द सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस। अब फिर अगेन जो सेकंड पर्सन है उसको उसके लिए ये सेंटेंस है, तो यहाँ पे भी हम ये जो सब्जेक्ट है उसको स्किप कर सकते हैं। द सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस शुड बी रेड। द सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस शुड बी रेड। तो आखिर में इसके बाय यू अगर आप लगाना चाहें तो उसको ब्रैकेट्स में लगा दें। फिफ्थ सेंटेंस देखें, यू कैन स्टोर स्मॉल पैकेजेस इन द ओवरहेड कंपार्टमेंट। यू कैन स्टोर small packages in the overhead compartment. So small packages can be stored in the overhead compartment. Can be stored. They can be stored, and they can be stored in some other place. तो ऊपर जो मस्ट वाले दो सेंटेंस आपने देखे उनमें वो जो चीज़ें हैं वो कंपल्सरी हैं, वो आपने करनी ही करनी है। यू मस्ट फास्ट द सीट बेल्ट। यहाँ कैन में जो है ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कुछ और सेंटेंसेस देखें, जब हम पैसिव वॉइस एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि जिस
तरह का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको हमने उसी तरह से पैसिव वॉइस बनाना है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स अक्सर ये काम करते हैं कि अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो उसके आगे वो किसी और सेंटेंस का किसी और टेंस का स्ट्रक्चर लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल ही ईट्स एप्पल, ही ईट्स एन एप्पल, एन एप्पल इज ईटन बाय हिम। इज आर एम जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम यूज करते हैं। तो इज आर एम प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस में यूज करते हैं। अगर ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का इस तरह से आ जाता है तो आपने उसको इज आर एम के कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है। लेकिन इज आर एम के साथ जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो आगे थर्ड फॉर्म ही लगेगी। ये बात याद रखें कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगती है। अब अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव पैसिव वॉइस बनाना पड़ता है, ही डज नॉट ईट एन एप्पल, तो यहाँ पे हमने एक्टिव वॉइस में डज नॉट लगाया है। लेकिन पैसिव वॉइस में हम क्या लगाएंगे, एन एप्पल इज नॉट ईटन बाय हिम, एन एप्पल इज नॉट ईटन बाय हिम। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पहले ही इज आर एम लगा होता है, तो ही इज ईटिंग एन एप्पल, ही इज ईटिंग एन एप्पल। तो अब इसके साथ आप क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें इज तो पहले लगा हुआ है, इसमें हम साथ बीइंग का एडिशन करेंगे, BEING, बीइंग का एडिशन करके उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय हिम, एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय हिम। अगर इसको नेगेटिव बनाना पड़े तो एक्टिव वॉइस में तो इसका नेगेटिव यूं बनेगा, ही इज नॉट ईटिंग एन एप्पल। इन पैसिव वॉइस में एन एप्पल इज नॉट बीइंग ईटन बाय हिम, इज नॉट बीइंग ईटन बाय हिम। अगर आपको पैसिव वॉइस का इसी का क्वेश्चन बनाना पड़े तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप अगर ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है जिसका जवाब सिर्फ येस नो में आ सकता है उसको क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। अगर ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है तो फिर आप इसको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में लगा देंगे और उसके बाद आप सेंटेंस जो है वो उसी तरह बाकी सेंटेंस उसी तरह रहेगा, इज एन एप्पल बीइंग ईटन बाय हिम, और व्हेन इज एन एप्पल बीइंग ईटन बाय हिम। अब जो व्हेन का सेंटेंस है इसको हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। उसके बाद आप देखें जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर आपको पैसिव बनाना पड़े तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का वो होता है, he has eaten an apple, he has eaten an apple, an apple has been eaten by him, an apple has been eaten by him। यहाँ has have यूज होगा, लेकिन आपने ये देखना है कि जो पैसिव वॉइस है उसका हैज़ हैव उसके मुताबिक आप पैसिव वॉइस के जो सब्जेक्ट की जगह पे जो वर्ड आएगा उसको आपने देखना है। जैसे इस सेंटेंस में एन एप्पल हैज़ बीन ईटन बाय हिम, वैसे एक्टिव वॉइस में भी आपने ये देखना है कि सब्जेक्ट के साथ कौन सा हैज़ है या हैव है। लेकिन पैसिव वॉइस में आपने ये देखना है कि जो सब्जेक्ट की जगह पे वर्ड आया है उसकी जगह पे क्या है। एन एप्पल हैज़ बीन ईटन बाय हिम, तो यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे एन एप्पल आया तो इसको हम हैज़ ही यूज़ करेंगे। इसको अगर नेगेटिव बनाना पड़े तो हम इसके लिए एन एप्पल हैज़ नॉट बीन ईटन बाय हिम, और उसी तरह अगर इसको क्वेश्चन बनाना पड़े तो उसके शुरू में हम लगा देंगे हैज़ एन एप्पल ईटन बाय हिम। उसके बाद जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव नहीं बनता, और फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस पैसिव नहीं बनता। अगर हमें पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाना पड़े तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो है दे ही एट एन एप्पल, he ate an apple। past indefinite tense में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, he ate an apple,
एन एप्पल वॉज ईटन बाय एन एप्पल वॉज ईटन बाय हिम। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, जब हम इसको पैसिव बना रहे हैं तो सब्जेक्ट की जगह जो वर्ड आया है वो सिंगुलर है, इसलिए हम एन एप्पल वॉज ईटन लगाएंगे। अगर ये प्लूरल हो तो उसकी जगह वर लगाते हैं, एप्पल्स वर ईटन बाय हिम, तो फिर यूँ होगा। और इसका जो नेगेटिव बनाने का तरीका वो भी यही है कि एन एप्पल वॉज नॉट ईटन बाय हिम। वॉज एन एप्पल ईटन बाय हिम, ये क्वेश्चन बन गया। और जब आप क्वेश्चन वर्ड के साथ क्वेश्चन बनाते हैं, जिसको ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं, तो वो जो क्वेश्चन होता है उसके फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। नेक्स्ट जो टेंस है वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में उसका जो स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का वो है ही वॉज ईटिंग एन एप्पल। ही वॉज ईटिंग एन एप्पल। अब यहाँ हम जो है वो वॉज तो पहले ही लगा है, तो वॉज के बाद उसी तरह जिस तरह हमने बीइंग लगाया था इसी तरह इसमें बीइंग लगाएंगे। एन एप्पल वॉज बीइंग ईटन बाय हिम। और यहाँ अगर नेगेटिव बनाना पड़ेगा तो एन एप्पल वॉज नॉट बीइंग ईटन बाय हिम। तो अगर इसका क्वेश्चन ओपन एंडेड हो तो व्हेन और वेयर वॉज एन एप्पल बीइंग ईटन बाय हिम। उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो उसका स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का होता है he had eaten an apple। he had eaten an apple। तो यहाँ भी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें भी बीन का इजाफा करेंगे, BEEN। an apple had been eaten by him। an apple had been eaten by him। और अगर इसको नेगेटिव बनाना हो an apple had not been eaten by him। has, have, had, इन तीनों के बाद जो है वो नॉट लगेगा। और इसका अगर क्वेश्चन बनाना पड़े तो had an apple been eaten by him। उसके बाद जो अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। यहाँ जो सेंटेंस नंबर 3 आपके सामने है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है। They will demonstrate safety precautions। safety precautions will be demonstrated by them। तो इसमें will shall use होता है और उसके बाद बी के एडिशन से आप इसका पैसिव बना सकते हैं। इसी सेंटेंस को देख लें, दे विल डेमोन्स्ट्रेट सेफ्टी प्रिकॉशंस। सेफ्टी प्रिकॉशन जिसका पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, सेफ्टी प्रिकॉशंस विल बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय देम। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो है वो पैसिव वॉइस बनता है। वो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है दे विल हैव ईटन एन एप्पल। दे विल हैव ईटन एन एप्पल। तो इसका जो पैसिव वॉइस है वो बनेगा एन एप्पल विल हैव बीन ईटन बाय देम। तो इसका अगर आपको नेगेटिव बनाना पड़े तो आप क्या करेंगे, एन एप्पल विल नॉट हैव ईटन बाय देम। विल नॉट हैव बीन ईटन बाय देम। एन एप्पल विल नॉट हैव बीन ईटन बाय देम। इसमें क्योंकि विल भी है बीन भी है तो आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि जो नॉट है वो किस जगह पे आएगा। तो विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन ईटन बाय देम। अगर इसका क्वेश्चन बनाना पड़े विल एन एप्पल हैव बीन ईटन बाय देम, तो यहाँ विल शैल जो है वो बाहर आएगा क्योंकि ये इसका हेल्पिंग वर्ब है जो इसका वर्ब टेंस है वो हमें बता रहा है। तो ये कुछ ओवरव्यू हमने आपको दिया है क्योंकि हम पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस पढ़ते रहते हैं, लेकिन इस ओवरव्यू की ज़रूरत इस वजह से थी ताकि आपको ये चीज़ें जो है वो रिवाइज हो जाए। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो हम जिस दिन जूम क्लास करेंगे तो उस दिन इंशाल्लाह आपको इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।